हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है, और भी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 50 तक क्वेश्चन हो गए थे, 51 क्वेश्चन लेते हैं। कर्मचारियों का मूल्यांकन डैश के विरुद्ध किया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ कैन बी अप्रेजल अगेंस्ट डैश, रिलेटिव स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, ग्रुप। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कर्मचारियों का मूल्यांकन किया जाता है, एवेल्यूएशन किया जाता है, वो किस बेसिस पे किया जाता है। सापेक्ष मानक, उद्देश्य, पूर्ण मानक, समूह। तो उसके लिए क्या होता है, जो भी कार्य से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, एवेल्यूएशन कर रहे हैं, मानक मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वहाँ पर के लिए सापेक्ष मानक यानी कि रिलेटिव स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाते हैं। समय के लिए भी किया जाता है और कार्य के लिए भी किया जाता है कि कितना स्टैंडर्ड टाइम होगा और कितना स्टैंडर्ड वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसी के बेसिस पे आपस में कंपैरिजन करके क्या देखा जाता है कि सही ढंग से काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो मूल्यांकन किया जाएगा वो रिलेटिव स्टैंडर्ड के बेसिस पे किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर की विभेदक योजना के अनुसार श्रमिक को उसके डैश के अनुसार भुगतान किया जाता है। अकॉर्डिंग टू टेलर्स डिफरेंशियल प्लान द वर्कर इज पेड अकॉर्डिंग टू हिज डैश, डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डिग्री ऑफ लॉयल्टी। क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि टेलर की विभेदक योजना, आपने मजदूरी भुगतान पद्धतियाँ पढ़ी होंगी, वेज पेमेंट मैथड्स, तो उसमें मेनली 3 तरह के थे। कौन सा पहला हो जाएगा, एक था समय दर पद्धति यानी कि टाइम रेट मैथड, दूसरा था परिणाम द्वारा भुगतान या फिर जिसे कार्य भाग दर या कार्यानुसार पद्धति कहते हैं, पेमेंट बाय रिजल्ट। थर्ड आपका हो जाएगा इंसेंटिव स्कीम्स यानी कि प्रेरणात्मक योजनाएं। तो यहाँ पर जो टेलर की भेदात्मक योजना है वो किस में आ जाती है, प्राइस रेट सिस्टम, जिसे पेमेंट बाय रिजल्ट भी कहते हैं, उसके अंतर्गत आ जाती है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया था कि कार्य का एक मानक डिसाइड कर लेना चाहिए कि इतने स्तर तक ही इतना काम हो जाना चाहिए और उस पर इतनी मजदूरी दी जाएगी। तो जो व्यक्ति उससे मानक से ज़्यादा काम करेगा उससे अधिक पारिश्रमिक मिलेगा, जो उस मानक से कम काम करेगा उसे निश्चित दर से पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो टेलर का मानना ये था कि जो पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए श्रमिक को उसकी दक्षता के स्तर या डिग्री ऑफ एफिशिएंसी के आधार पर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पारिश्रमिक का एक घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए कंपोनेंट ऑफ रिम्यूनरेशन, फ्रिंज बेनिफिट्स, कमिटमेंट, एक्सटर्नल इक्विटी, मोटिवेशन। क्वेश्चन से पूछ रहा है पारिश्रमिक के कई घटक होते हैं, कई चीज़ों से मिलकर पारिश्रमिक आपका रिम्यूनरेशन बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा उसका घटक है। अनुषंगी लाभ, प्रतिबद्धता, बाहरी समानता, प्रेरणा। तो वो हो जाएगा अनुषंगी लाभ यानी कि फ्रिंज बेनिफिट्स। तो वो कौन से हो जाएंगे, तो उसमें आएगा प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, मेडिकल केयर है, हॉस्पिटलाइजेशन है, एक्सीडेंट रिलीफ है, हेल्थ एंड ग्रुप इंश्योरेंस है, कैंटीन है, यूनिफॉर्म है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रिंज बेनिफिट्स। अच्छा, जो पारिश्रमिक के रिम्यूनरेशन उसमें और कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपका हो जाएगा वेज एंड सैलरी है, इंसेंटिव्स हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, परक्यूजिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो रिम्यूनरेशन होता है उसके कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोत्साहन के लिए वैकल्पिक नाम क्या है। व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर इंसेंटिव। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो प्रोत्साहन दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है लोगों को ज़्यादा काम करने के लिए, तो कौन सा मेथड है, उसको वही आपको वैकल्पिक नाम हो जाएगा। ग्रेजुटी, भुगतान सहित अवकाश, परिणाम द्वारा भुगतान, भुगतान से कोई नहीं, तो वो हो जाएगा परिणाम द्वारा भुगतान, पेमेंट्स बाय रिजल्ट। यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे उतना ही क्या होगा, आपको पारिश्रमिक मिलेगा। तो प्रोत्साहित करती है ज़्यादा से ज़्यादा काम को करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पारिश्रमिक को प्रभावित करने वाला एक आंतरिक कारक है। विच ऑफ दिस इज एन इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिम्यूनरेशन, बिजनेस स्ट्रैटेजी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेजिस्लेशन, सोसाइटी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पारिश्रमिक को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है। तो 2 तरह के कारक हो जाते हैं, एक आंतरिक होता है, दूसरा बाह्य होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो रिम्यूनरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है आंतरिक कारक, तो वो हो जाएगा व्यापार रणनीति यानी कि बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये हो जाएगी इंटरनल फैक्टर। इसके अलावा क्या हो जाते हैं, कर्मचारी के सापेक्ष मूल्य है, नियोक्ता के भुगतान करने की क्षमता है, ये सब भी किस में आते हैं, इंटरनल फैक्टर्स में ही आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उसमें आ जाएगा श्रम बाजार की स्थिति है, प्रचलित क्षेत्र, मजदूरी दरें हैं, रहने की यानी जीवन यापन की लागत है, सामूहिक सौदेबाजी क्षमता है, सरकारी कानून है, ये सारे हो जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिश्रमिक में उल्लिखित चुनौती कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज मेंशन्ड इन रेम्यूनरेशन? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, पे सिक्रेसी, कंपेरेबल वर्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो जो पारिश्रमिक के लिए चुनौती होती है वो कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कर्मचारी भागीदारी, वेतन गोपनीयता, तुलनीय योग्यता, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या हैं? एक तरह से चैलेंज हो जाते हैं रेम्यूनरेशन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में शामिल है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कंसिस्ट रोल प्लेइंग मेथड, केस स्टडी मेथड, प्रोग्राम मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में के मेथड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो ये तीनों ही चीज़ें क्या होंगी? उसमें आ जाएंगी रोल प्लेइंग मेथड भी, केस स्टडी मेथड भी और प्रोग्राम ट्रेनिंग भी। तो दो तरह की होती है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाता है, एक ऑन द जॉब हो जाता है, एक ऑफ द जॉब हो जाता है। ऑन द जॉब यानी कि उसको कार्य करते रहने के साथ साथ उसे ट्रेनिंग भी देते रहा जाता है, जिसके भी आपके बहुत से मेथड्स हो जाते हैं। और दूसरा आपका हो जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ये तीनों ही क्या होंगे? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के एग्जाम्पल हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी वेतन की डैश दरों का प्रतिनिधित्व करती है। वेजेस रिप्रेजेंट्स डैश रेट्स ऑफ पे, आवरली, डेली, वीकली, मंथली। तो जो मजदूरी वेतन की जो दरें का प्रतिनिधित्व करती है तो प्रति घंटा दी जाती है, यानी कि पर आवर के हिसाब से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोत्साहन किस पर निर्भर करता है? इंसेंटिव डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्टिविटी, सेल्स, प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्रोत्साहन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? उत्पादकता पर, विक्रय पर, लाभ पर, या फिर सभी पर? तो प्रोत्साहन इन तीनों ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रोडक्टिविटी पर भी, सेल पर भी और प्रॉफिट पर भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर डे वर्क फॉर फेयर डे पे कर्मचारी द्वारा अनुभव की गई डैश की भावुकता को प्रदर्शित करता है। A fair day work for fair day pay denotes a sense of dash felt by employees, responsibility, equity, happiness, respect। तो वो हो जाएगा इक्विटी, यानी कि फेयर डे वर्क के लिए फेयर डे पे यानी कि उचित कार्य के लिए उचित मजदूरी दी जाए। ये किस चीज़ को डिनोट करता है? ये इक्विटी को, यानी कि समानता को डिनोट करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिश्रमिक प्रणाली को निम्नलिखित प्रकार की समानता को पूरा करने की आवश्यकता है। द रेम्यूनरेशन सिस्टम नीड्स टू मीट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इक्विटी, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंडिविजुअल, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जो पारिश्रमिक प्रणाली होती है उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का अच्छे से सही विकास हो सके और जो भी वो कार्य कर रहा है उसको उसका पूरा पारितोषिक या पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन मिल सके। तो इसमें कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं आपकी, जो है पहले तो वही आ जाता है कि उसको कितनी वेजेस मिल रही है। दूसरा आ जाएगा कि जॉब रोटेशन हो, उसका विकास हो सके, इंसेंटिव उसे दिए जा सकें, और साथ ही उसका प्रमोशन हो, उसको पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाए, सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर इंटरनल, एक्सटर्नल और पर्सनल, तो यहाँ पर तीनों ही तरह की इक्विटी आ जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिपूर्ति डैश लाभ हो सकता है। कंपनसेशन कैन बी डैश बेनिफिट्स, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। तो क्षतिपूर्ति लाभ जो होता है वो दोनों ही तरह का हो सकता है, मौद्रिक भी और गैर मौद्रिक भी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिश्रमिक का भुगतान किसको किया जाता है? वेजेस आर पेड टू द एम्प्लॉय, लेबर, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो पारिश्रमिक का भुगतान किसको किया जाएगा? कर्मचारी को, श्रम को, प्रबंधक को, निर्देशक मंडल को। तो यहाँ पर जो पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है वो श्रम को किया जाता है, लेबर को किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, जो आपने दो चीज़ें सुनी होंगी, एक वेजेस होता है, दूसरी सैलरी होती है। जो पर आवर के हिसाब से दी जाती है वो आपकी वेजेस हो जाती है, और जो पर मंथ दी जाती है वो हो जाती है सैलरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस एक्ट डैश न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बना? 1948, 1949, 1958, 1979। तो जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था वो 1948 में बना था। ये एक्ट जो है वो कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है, जिससे कि उनको शोषण से बचाया जा सके, उनको पर्याप्त कार्य के लिए पर्याप्त मजदूरी दी जा सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन बिलो एज ग्रुप डैश कैन नॉट वर्क एज लेबर अकॉर्डिंग टू लेबर एक्ट। श्रम अधिनियम के अनुसार डैश आयु वर्ग से कम उम्र के बच्चे श्रमिक के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। 14, 15, 18 या 21। तो श्रम अधिनियम के अनुसार जो 14 वर्ष के नीचे आयु के बच्चे होते हैं वो श्रमिक के रूप में कार्य नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।